Hello and welcome all of you to the online study platform of PCM Tutorials। आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का एक और टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन कवर अप करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन कवर अप कर लिया। एक लाइफ प्रोसेस थी जिससे ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिएंट मिलते हैं। दूसरी प्रोसेस थी रेस्पिरेशन। जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए गए हैं उन न्यूट्रिएंट को ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वेस्ट, इन सब चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड मदद करता है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है जो इस काम में मदद करता है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। लास्ट सिस्टम है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या काम है एक्सक्रीटरी सिस्टम का? ये तीनों प्रोसेस से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है या इनके अलावा ह्यूमन बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं, ठीक है, उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उस वेस्ट को बाहर थ्रो करने की प्रोसेस को बोला जाता है क्या? एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन की बात करें तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से एक्सक्रीशन होता है। जैसे सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, अमीबा, तो अमीबा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? फॉर एग्जांपल ये अमीबा है, ठीक है, तो अमीबा की जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होती है और सारा जो वेस्ट है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है ना, ऐसे बाहर चले आता है। तो हम ये देख सकते हैं कि अमीबा में वेस्ट जो है वो सिंपली बाहर डिफ्यूज़ हो जाता है ना। ऐसे अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से एक्सक्रीशन होता है। लेकिन ज़्यादा जो हमारे लिए कंसर्न का टॉपिक है वो ये है कि ह्यूमन बॉडी में आखिर एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो बताया जाता है कि ह्यूमन बॉडी जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैरी आउट करती है वो सभी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स की मदद लेती हैं और उन ऑर्गन्स की मदद से एक्सक्रीशन कैरी आउट किया जाता है। ऑर्गन्स की मैं जैसे बात करूँ, लंग्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने में मदद करता है। तो ऑक्सीजन हमारे काम की चीज़ है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हमने बात करी तो ये हमारे लिए क्या है? एक वेस्ट है, तो लंग्स इसे बाहर कर देता है, एक्सक्रीशन। स्किन में काफ़ी सारी ग्लैंड्स हैं, है ना, ग्लैंड्स हैं। वो ग्लैंड्स जो है जैसे कि हमने बात करी ऑयल ग्लैंड्स या फिर स्वेट ग्लैंड्स, तो ये ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स का आखिर काम क्या है? ये सारी जो ग्लैंड्स हैं ये हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने का काम करती हैं। लिवर की बात करी, खाना अंदर बॉडी के अंदर गया, लिवर ने उस खाने को डाइजेस्ट किया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, जो वेस्ट बचा उसे एनएस की मदद से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया, है ना। उसी तरीके से किडनी भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को प्योरीफाई करने में मदद करती है, बॉडी को क्लीन रखने में मदद करती है, बॉडी को टॉक्सिक फ्री रखने में मदद करती है। किडनी कैसे ये काम करती है? अब आप लोग ने सुना होगा या मैंने बताया होगा कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, सिस्टम का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट जो वेस्ट है उस वेस्ट को कलेक्ट करके ब्लड में ला देता है। तो हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि ब्लड को प्योर किया जाए, ब्लड को साफ किया जाए। तो जिस तरीके से घर में आपके लगा होगा एक्वागार्ड, है ना, एक्वागार्ड का क्या काम है? पानी को प्योर करना। तो वैसे ही बॉडी का लिक्विड को प्योर करने का काम है किडनी का, यानी कि किडनीज आर द एक्वागार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी, वाटर प्यूरिफायर्स और ब्लड प्यूरिफायर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। अब किडनी एक्चुअली में होती क्या है, किडनी काम कैसे करती है? तो किडनी जो है दो बीन शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एब्डोमेन बैक साइड में प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो हैं इनके पास बहुत सारे प्यूरिफिकेटरी यूनिट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्यूरिफिकेटरी यूनिट्स होते हैं, ठीक है। उन प्यूरिफिकेटरी यूनिट्स को बोला जाता है नेफ्रॉन्स। उन प्यूरिफिकेटरी यूनिट्स को क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन्स, है ना। और नेफ्रॉन्स की मदद से ब्लड जो है वो ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है। तो इनके पास इनकी जो प्यूरिफिकेटरी, ये नेफ्रॉन्स जो है वो इनकी प्यूरिफिकेटरी यूनिट्स होती हैं जो ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं। लेकिन मैं एक ख़ास बात बता देना चाह रहा हूँ कि ये किडनी है फॉर एग्जांपल, तो किडनी के अंदर यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स, मिलियंस, एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पे 3 बनाया है, लेकिन एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। वो नेफ्रॉन्स जो हैं वो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद जो भी वेस्ट बचता है ना, वेस्ट क्या होगा भाई? वेस्ट होगा यूरिया, यूरिक एसिड,
कुछ सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट्स और एक्स्ट्रा वाटर। ये सारे जो वेस्ट है, ये वेस्ट यहाँ पे जो येलो वाली ट्यूब दिख रही है, यहाँ पे आसपास एक कलेक्टिंग डक्ट होता है, और इस येलो वाली ट्यूब से वो जो वेस्ट है वो यूरिन बन के, वेस्ट जो है वो यूरिन बन के यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट हो जाता है, इस यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट हो जाता है और यूरेथ्रा की मदद से बाहर निकल जाता है। अब शायद आप लोगों को लग रहा होगा ये काफ़ी कंफ्यूजिंग कि यार ये यूरेथ्रा और यूरेथ्रा, तो इसे ऐसे याद करो भाई, ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जिस पाइप की मदद से, जिस पाइप के थ्रू यूरिन एंटर करेगी, एंटर ENTER, एंटर करेगी, उसे हम कहेंगे यूरेटर, TER, यूरेटर, TER, एंटर, TER। तो जिस पाइप की मदद से, जिस ट्यूब की मदद से यूरिन एंटर करेगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, उसे हम कहेंगे यूरेटर। जिस ट्यूब की मदद से यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू पास हो जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर से थ्रू आउट हो जाएगी, उसे हम कहेंगे यूरेथ्रा। जिस चीज़ की मदद से थ्रो आउट हो जाएगी उसे क्या बोला जाएगा? यूरेथ्रा। और जिसकी मदद से एंटर करेगी उसे हम कहते हैं यूरेटर। यानी कि रेफरेंस जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? हमारा यूरिनरी ब्लैडर, है ना। तो कंसर्न ये है कि यार आखिर ये यूरिन बनती कैसे है ना। तो मैं आपको बताता हूँ यूरिन एक्चुअली में बॉडी में यूरिन का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है ना। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा हुआ है, कोशिश की है कि अच्छा बना सकूँ, है ना। तो ये है हमारी किडनी, मान के चलो ये हमारी किडनी है ना। किडनी के अंदर ये जो आपको एक कप टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कप टाइप के स्ट्रक्चर को बोला जाता है बोमैन्स कैप्सूल। क्या बोला जाता है? बोमैन्स कैप्सूल, है ना। ये है आपका बोमैन कैप्सूल, ठीक है। बोमैन कैप्सूल, ये जो नीचे आपको एक ट्यूब दिख रही है रेड वाली, है ना, इस ट्यूब को बोला जाता है ट्यूब्यूल। इस ट्यूब को बोला जाता है ट्यूब्यूल। बोमैन कैप्सूल और ट्यूब्यूल मिल के बनाते हैं नेफ्रॉन। बोमैन कैप्सूल और ट्यूब्यूल मिल के क्या बनाते हैं? नेफ्रॉन, है ना। तो एक नेफ्रॉन जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक ये कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज बोमैन कैप्सूल एंड दिस ट्यूब्यूल combine to form a single nephron, and there are millions of nephron या फिर purificatory units present in a single kidney that are responsible for the purification of blood and throw out the waste or toxic material in the form of urine. ठीक है। अब देखो, जो चीज़, जो ट्यूब अच्छा वाला ब्लड लेके आती, खराब ब्लड लेके आती है, ये देखो एक ये वाली एक ट्यूब मैंने बनाई हुई है ना। ये ट्यूब खराब वाला ब्लड लेके आती है, इस ट्यूब को बोला जाता है रेनल आर्टरी। क्या बोला जाता है इसे? रेनल आर्टरी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी यहाँ पे बोमैन कैप्सूल के अंदर एक कैपिलरीज का बंच है ना। क्या है? एक कैपिलरीज का बंच है। अब आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को पता है कैपिलरीज क्या होती है। कैपिलरीज एक ट्यूब होती है, ठीक है, जिसकी वॉल्स में पोर्स होते हैं, जिसकी वॉल्स में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, है ना। तो बहुत प्रेशर से ब्लड आता है। अब आपको पता है ब्लड के अंदर क्या है भाई? ब्लड के अंदर वेस्ट है ना। वेस्ट आपको पता है, वेस्ट है यूरिया, सॉल्ट्स और कुछ यूरिक एसिड्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है ना। तो ये जो वेस्ट के साथ साथ आपको पता है ब्लड के अंदर और भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे कि क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स, जैसे कि क्या प्रेजेंट है? विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, ग्लूकोज। ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है? हाँ भाई बिल्कुल प्रेजेंट है ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, सॉरी, है ना। तो रेनल आर्टरी क्या करती है? रेनल आर्टरी ब्लड को लेके आती है
और ये ब्लड जो है ये इस बंच ऑफ कैपिलरीज के अंदर घूमता है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, ये था बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, ये था ट्यूब्यूल, दोनों ने मिलके बनाया नेफ्रॉन, ये थी रेनल आर्टरी जो ब्लड लेके आई, खराब ब्लड। ये बीच में जो बंच ऑफ कैपिलरीज दिख रहा है, इस बंच ऑफ कैपिलरीज को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसकी जो स्पेलिंग है वो अभी हम ऊपर एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, है ना, ग्लोमेरुलस। अब क्या होता है, ट्यूब जो कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस क्या है, बंच ऑफ कैपिलरीज, है ना, बंच ऑफ कैपिलरीज। अब बंच ऑफ कैपिलरीज जो है, ये बंच ऑफ कैपिलरीज जो है ये होती हैं खोखली। तो जब बहुत प्रेशर से रेनल आर्टरी से ब्लड आता है, बहुत प्रेशर से जब रेनल आर्टरी से ब्लड आता है, तो कैपिलरीज की मदद से, कैपिलरीज की मदद से यहाँ पे जैसे कैपिलरी है ना, ये आपकी कैपिलरी है, ठीक है। अब बहुत तेज़ी से ब्लड आ रहा है, तो कैपिलरीज के पोर्स की मदद से जो भी वेस्ट चीज़ें हैं, वो सारी वेस्ट चीज़ें यहाँ पे बोमेन कैप्सूल में इकट्ठी हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये वेस्ट है। लेकिन आपको पता है कि ब्लड के अंदर वेस्ट के अलावा और भी चीज़ होती है। भाई वेस्ट क्या था, यूरिया, वेस्ट क्या था, सॉल्ट्स, वेस्ट क्या था, एक्सेस ऑफ वाटर, है ना। लेकिन अच्छी चीज़ क्या थी, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, और क्या था अच्छी चीज़, और अच्छी चीज़ थी ग्लूकोज, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोमेन कैप्सूल में इकट्ठी हो जाती हैं, इन सारी एक्यूमुलेट हो जाती हैं, है ना। अब बोमेन कैप्सूल से धीरे धीरे ये नीचे ट्यूब्यूल की तरफ बढ़ती है। लेकिन यार आप लोग को पता है कि वेस्ट तो हमें बाहर करना है, लेकिन क्या हमें ये अच्छी चीज़ें भी बाहर करनी है क्या, नहीं करनी। तो जब यहाँ से खराब ब्लड आता है, टॉक्सिक ब्लड आता है, यहाँ पे बहुत प्रेशर से घूमता है, वेस्ट को यहाँ नीचे रख देता है, और अच्छा ब्लड यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वेस्ट के साथ साथ यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी एक्यूमुलेट इकट्ठी हो गई हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पे स्ट्रेन हो गई हैं। तो जब ये जो दूसरा यहाँ से जब जो ये आपका ग्लोमेरुलस है ना, बंच ऑफ कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस से जब रेनल वेन से जब ये अच्छा वाला ब्लड जाता है, तो ये जो रेनल वेन है, ये रेनल वेन जो है इस ट्यूब्यूल के आसपास इस तरीके से कॉइलिंग करती है, मतलब इस ट्यूब्यूल के आसपास स्टिक होते हुए, ट्यूब्यूल से बिल्कुल चिपकते हुए ये घूमते हुए फिर ये बाहर जाती है। तो ये ट्यूब्यूल से घूम इसलिए रही है क्योंकि ये ट्यूब्यूल से में जो भी अच्छी चीज़ें आ गई है ना, ये अच्छी चीज़ें भी इनका ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब करेगी, और इस रेनल रेनल आर्टरी, रेनल वेन, इस रेनल वेन में जहाँ पे प्योर ब्लड है ना, इस रेनल वेन में साफ वाले ब्लड के साथ ट्यूब्यूल जो है वो उन चीज़ों को वापस से एब्जॉर्ब करके, प्रोटीन, विटामिन और ग्लूकोज को वापस से एब्जॉर्ब करके वापस से ब्लड में डाल देगी, और ये ब्लड जो है ये वापस से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारा जो वेस्ट है, ये सारा जो वेस्ट है ना, ये सारा वेस्ट जो है ये कलेक्ट होगा यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से ये चले जाएगा यूरेटर में। यूरेटर क्या होता है, जहाँ से यूरिन एंटर होती है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, जहाँ से यूरिन एंटर होती है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होता है तो यूरेथ्रा की मदद से यूरिन बाहर हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है ना, बोमेन कैप्सूल जो होता है, एक बोमेन कैप्सूल होता है, बोमेन कैप्सूल जो है वो कनेक्टेड, बोमेन कैप्सूल के पास जो यूरिनरी कलेक्शन होता है वो यूरिनरी डक्ट से चले जाता है, किसके पास, वो यूरिनरी डक्ट से चले जाता है यूरेटर के पास, और यूरेटर से एंटर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर निकल जाता है कहाँ, और फिर ये निकल जाता है यूरेथ्रा की मदद से बाहर, ठीक है।
जितना भी ब्लड आता है वो बोमेन कैप्सूल में प्योर होता है। बोमेन कैप्सूल के अंदर रहता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस का एक एंड रहता है वो रेनल आर्टरी से कनेक्टेड रहता है, जो कि डर्टी ब्लड लेके आती है, ठीक है। ये डर्टी ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में घूमता है। जब ये ब्लड घूमता है तो प्यूरिफाई हो जाता है और सारा वेस्ट जो है वो बोमेन कैप्सूल में कैप्चर हो जाता है, ठीक है। और रेनल वेन से ब्लड बाहर निकल जाता है। यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे एक और प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले होती है यूरिन फॉर्मेशन। कैसे होती है, तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में होती है। पहली प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें बोमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस की मदद से बहुत सारा जो वेस्ट है उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी जो हैं वो भी फिल्टर हो जाएगी ग्लोमेरुलस में, ठीक है। फिर ग्लोमेरुलस क्या करेगा, ग्लोमेरुलस जो है यहाँ पे दोबारा से जब ये अच्छा वाला जो ब्लड है वो वापस से रेनल आर्टरी से, रेनल वेन से जाएगा, तो वहाँ पे ट्यूब्यूल में जो अच्छी चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन होगा, जैसे कि अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर, ठीक है। और जब इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ट्यूब्यूल कुछ एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट करेगी, पीएच लेवल को मेंटेन करेगी और यूरिन को थोड़ी देर स्टोर करके यूरेथ्रा की मदद से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, कि हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो किस तरीके से प्यूरिफाई होता है। ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो कितना वाटर, अब ब्लड में तो वाटर है ना, तो कितना वाटर बॉडी के बाहर करना है, कितना वाटर बॉडी के अंदर रखना है। अगर बॉडी में वाटर ज़्यादा है तो ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन होगा, बॉडी में अगर वाटर कम है तो यूरिन फॉर्मेशन कम होगा। तो ये सारी जो चीज़ें कंट्रोल होती है वो एक प्रोसेस की मदद से कंट्रोल होती है। प्रोसेस का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन, जो बॉडी में ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, इन सब की मदद से ये बॉडी में वाटर का लेवल जो है ये मेंटेन रखती है ना। और एक बार यहाँ पे मैंने एक जो है वो टेब्यूलर फॉर्म यहाँ पे मैंने बना के रखा है ना। एक रिएक्शन वाला फॉर्म मैंने बना के रखा है ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर रहें कि कैसे कैसे क्या होता है। तो रेनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर करती है। रेनल आर्टरी फिर थोड़ी सी छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड होती है। ये एंटर करती है बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ये उनसे जॉइन होती है। ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो फ़िल्टर होती हैं, साथ में कुछ अच्छी चीज़ें भी फ़िल्टर हो जाती हैं, ठीक है। अच्छी चीज़ें जब फ़िल्टर होती हैं तो फिर उनका सेकेंडरी कैपिलरीज की मदद से रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये अलग अलग लूप्स हैं, हैनल लूप वगैरह, जहाँ पे अलग अलग तरीके का काम होता है ना। जैसे यहाँ पे ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रेनल वेन की मदद से कलेक्टिंग डक्ट में आती है, कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में जाती है, यूरेटर के थ्रू पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में जाती है और यूरेथ्रा के बाहर, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाती है ना। लेकिन तो दिस इज़ ऑल अबाउट द किडनी, कि किडनी हमारी किस तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि बाय चांस अगर किसी व्यक्ति की किडनी ख़राब हो जाती है तो उसका क्या किया जाएगा उसकी। तो अगर किडनी ख़राब हो जाती है तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो तो ट्रांसप्लांटेशन है, कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती है तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन बचता है जिससे इंसान ज़िंदा रह सकता है वो है डायलिसिस। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह आप कह सकते हो इसे, है ना। ह्यूमन बैठता है, ह्यूमन बॉडी के एक हाथ से ब्लड निकाला जाता है, एक डायलिसिस मशीन में डाला जाता है। वो डायलिसिस मशीन अलग अलग चीज़ों की मदद से इस ब्लड को प्यूरिफाई करती है और ह्यूमन दूसरे हाथ में वापस से ब्लड को वापस से डाल दिया जाता है। 2-3 घंटे का प्रोसेस है, ब्लड बाहर निकलता है। ब्लड जब बॉडी के अंदर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगा, इसलिए उस टाइम पे बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ भी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो इस चैप्टर का एक और आखिरी टॉपिक बचता है वो बचता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी चीज़ों को बाहर एक्सक्रीट आउट करती है, उसी तरीके से प्लांट्स भी चीज़ों को बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं,
है ना। लेकिन प्लांट्स का जो एक्सक्रीशन है वो डिफरेंट टाइप का होता है। प्लांट्स अलग अलग टाइप के अलग अलग चीज़ों को बाहर एक्सक्रीट करते हैं, है ना। वेस्ट प्रोडक्ट दो चीज़ों के हो सकते हैं, है ना। प्लांट के केस में प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो फोटोसिंथेसिस के बाद का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो होगा ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन वही अगर बात की जाए रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के बाद का जो वेस्ट होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो वेस्ट को बाहर कई बार यूटिलाइज भी कर लिया जाता है, ऑक्सीजन को कई बार बाहर एक्सक्रीट भी कर दिया जाता है। इसके अलावा और क्या वेस्ट होता है प्लांट का, तो भाई प्लांट की जो बाहर की जो आउटर लेयर होती है, डेड सेल्स की लेयर होती है, बार्क, वो भी क्या है, वो भी एक एलिमिनेटेड लेयर ही तो है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं या लीव्स को शेड करना होता है प्लांट्स के केस में, या फिर प्लांट से जो हमें रेजिन या गम वगैरह मिलता है या कुछ एसेंशियल ऑयल मिलते हैं, ये सारी जो हैं वो ये प्लांट्स के क्या है, वेस्ट हैं। तो प्लांट्स जो है वो डिफरेंट तरीके से वेस्ट को बाहर एक्सक्रीट आउट करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेदर बाय मेकिंग द बार्क्स, और वेदर बाय रिलीजिंग रेजिन, गम्स, शेडिंग लीव्स और एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर, है ना। इस लेक्चर के साथ हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक और ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। चैप्टर के साथ मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजूंगा, कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह भेजूंगा, एमसीक्यूज़ सॉल्व करके फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर के नोट्स तो आप लोगों तक पहुँच ही गए होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। थैंक यू सो मच।